नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मार्केट ने दीपावली का ऑफर शुरुआत कर दी थी कई दिन से और आज उसमें और ज़्यादा चार चांद लगा दिए। सुबह देखा आपने मार्केट थोड़ा गिरा, उसके बाद संभला और फिर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मार्केट निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और आप देख रहे हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब जब दीपावली का त्योहार आता है, आप देखेंगे कि चाहे पूरे साल रिटर्न नहीं दिया हो मार्केट ने, लेकिन जब भी दीपावली का समय आता है तो मार्केट में एक अलग सा उछाल आता है, एक अलग सा उत्साह आता है। और वो मार्केट का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं दीपावली बेस होता है, क्योंकि त्योहार पे हर कोई खरीदारी करता है, शॉपिंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, परचेजिंग बढ़ती है, बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है। और जब आपने देखा होगा, एक्चुअली एक्सपोर्ट फेयर जो होती हैं वो भी इसी दौरान होती हैं। अभी हमारे यहाँ फेयर्स चालू हैं इस समय। जो फॉरेन के बायर हैं वो आते हैं फेयर में और ऑर्डर बुक करते हैं, ऑर्डर देके जाते हैं। तो इस दौरान ये जो पीरियड्स होता है, ये जो क्वार्टर होता है आखिरी वाला, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें त्योहार भी होते हैं, इसमें फेयर्स भी होती हैं, इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और इसमें इंटरनली भी मार्केट का कंजप्शन बढ़ता है। इसकी वजह से आपने देखा हो निरंतर मार्केट में बढ़ोतरी रहती है और आप देख रहे हैं 3-4 दिन से मार्केट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक तरीके से कहें तो मार्केट ने अपने आप को रीबिल्ड किया है। रीबिल्ड क्यों कह रहा हूं मैं आपको? रीबिल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट काफी समय से इतना ज्यादा टूटा हुआ चल रहा था कि उसको बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लोग इतने डिप्रेस हो गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए थे मार्केट को लेकर, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट बुलिश ही देखा, सिर्फ लोगों ने पैसा ही कमाया उसमें। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने एंट्री जो है कोविड के बाद ली थी, उन्होंने ये दौर देखा ही नहीं था भारतीय मार्केट का। उन्होंने ये दौर नहीं देखा था भारतीय मार्केट का कि किस तरीके से मार्केट नीचे भी जा सकता है और एक एक साल तक बिन रिटर्न के आप लोग मार्केट में रुके रह सकते हैं। तो ये दौर भी लोगों ने देख लिया। देखिए, हर सिक्के के दोनों पहलू आपको पता होना चाहिए। कभी भी एंट्री लेने से पहले आप ऐसा ना हो कि एक ही तरफ देख के एंट्री ले लें। आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए कि मार्केट में क्या होता है। ऐसा ना हो कि आपने सिक्के का एक ही पहलू देख के एंट्री कर दी और उसके बाद दूसरा पहलू जब आया तो आप हतप्रभ हो गए, परेशान हो गए, डिप्रेशन में हो गए, पिल्स खाने लगे, नींद नहीं आ रही रातों को आपको। ये सब समस्याएं उनके साथ आती हैं जो बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। जब जब आप सोच समझ के एंट्री लेंगे तब तक आपको दिक्कतों का सामना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, रिटर्न नहीं आएगा वो ऑब्वियसली बात है, वो तो मार्केट का दो पहलू है, लेकिन आप इसके लिए तैयार होंगे। जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से पता था कि मार्केट ने अब अच्छा रिटर्न दिया है तो आने वाले समय में वो नीचे भी जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समय के साथ देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात, मार्केट अपडेट शुरू करते हैं हम लोग। उसके बाद में आपको एक इक्विटी का एक और ऐसा आज इंडिकेशन बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये पता चल सकते हैं कि किस कंपनी में लगाएं, जो कंपनी कभी भविष्य में बंद ना हो। मतलब ना होने के चांस, देखिए 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, ना मैं ले सकता, ना एनएससी, बल्कि मतलब ना सेबी के चेयरमैन ले सकते, कोई नहीं ले सकता, भारत सरकार भी नहीं ले सकती कि गारंटी की कौन सी कंपनी बंद होगी कौन सी नहीं होगी। लेकिन हम फंडामेंटली ये चेक कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इक्विटी शेयर कौन सा है जिसकी कंपनी भविष्य में बंद होने के चांस कम होंगे। ऐसी ऐसे मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आपको, जिसको देखकर, जिसको ऑब्जर्व कर कर आप, जिसको एक तरीके से एनालाइज कर कर आप उस कंपनियों से बच जाएंगे जिसमें बंद होने के चांस ज्यादा है। तो ऐसा पैरामीटर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखें, लास्ट तक जुड़े रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। सबसे पहले अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 484 पॉइंट बढ़ा है सेंसेक्स आज। लगभग आधा परसेंट से ज्यादा सेंसेक्स में बढ़ोतरी रही, 83,952 में बंद हुआ है। लगभग लार्ज कैप कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है आज। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 124 पॉइंट की लगभग आधा परसेंट से ऊपर की इसकी भी बढ़ोतरी रही है। इसमें भी 25,709 पे बंद हुआ है। अगर मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप, थोड़ी सी इनमें गिरावट रही है। लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने, माइक्रो कैप ने, इन्होंने थोड़ा सा आज मार्केट में गिरावट रही। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि सुबह मार्केट में अच्छी खासी गिरावट के साथ मार्केट खुला था और फिर धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर किया।
अच्छा परफॉर्म किया। क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ त्योहारी सीजन है। इस सीजन में आप जो भी लगाएंगे मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें मीच के लगा दें इसमें कि आपको प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। मतलब इस समय फंडामेंटली स्ट्रांग में अगर पैसा लगाएंगे आप तो निश्चित है कि इस समय मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट में अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा समय के साथ। अगर देखिए मैंने आपको बताया, इधर आपको बताया देखिए निफ्टी मिड कैप गिरा हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप गिरा हुआ है, निफ्टी माइक्रो कैप गिरा हुआ है। मैंने 5 बताए आपको इंडेक्स, सॉरी उन 5 में से 3 इंडेक्स गिरे हुए हैं, 2 बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप सेक्टर पे आ जाएं तो सेक्टर देखिए आप लगभग, मैं जो सेक्टर्स की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 सेक्टर में 3 सेक्टर मात्र गिरे हुए हैं। 12 में 3 का गिरना मतलब रेशियो लगाइए आप लगभग 30% से भी कम और 70% से ऊपर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप देखें कैसे अच्छा किया है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास बढ़ी है, 762 पॉइंट बढ़कर 56,616 पे बंद हुई है। अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 137 पॉइंट बढ़ी है, लगभग 1% से ज्यादा, 1.25% के आसपास निफ्टी कंजप्शन बढ़ी है। कंजप्शन देखिए इस समय वैसे ही बढ़ना है, मैंने आपको बताया कि त्योहार के समय में, त्योहारी सीजन में कंजप्शन बढ़ता है मार्केट का। तीसरी बात, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें 266 पॉइंट बढ़ा है, लगभग 39,018 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन है पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव नहीं है। निफ्टी ऑटो की बात करें 179 पॉइंट बढ़ा है, लगभग 66% की, 0.66% की, मतलब पॉइंट 1% से कम थोड़ा सा बढ़ोतरी रही है, 27,228 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी फार्मा की बात करें, निफ्टी फार्मा में अच्छा परफॉर्म किया है। अब फार्मा और आईटी उन दिक्कतों से थोड़ा सा उभरे हैं जो शुरुआती झटके अमेरिका की तरफ से दिए गए थे। ठीक है, अगर निफ्टी फार्मा की बात करें 150 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, 22,253 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें 290 पॉइंट बढ़कर आधा परसेंट ज्यादा बढ़ोतरी रही है, 57,713 बंद हुआ है। निफ्टी सीपीएससी मामूली गिरावट रही है, निफ्टी रियलिटी भी मामूली बढ़ोतरी रही है इसमें। ठीक है, निफ्टी आईटी लगभग 1.5% करीब गिरा है। ठीक है, लेकिन अगेन कई दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिकवर भी किया है निफ्टी आईटी ने। निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो लगभग 33 पॉइंट की बढ़ोतरी रही है। ठीक है, खास नहीं। निफ्टी कमोडिटी की बात करें तो लगभग 17 पॉइंट की गिरावट रही, खास मतलब कुल मिला के लगभग 12 में से 3 सेक्टर में गिरावट रही, 9 सेक्टर अच्छे परफॉर्म किया है, ग्रीन सिग्नल पे बंद हुए हैं। तो मुझे लगा कुल मिला के लगभग बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केट इस समय कर रहा है। अब ये मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स 5 बताए, 5 में से 3 गिरे हुए थे और सेक्टर बताए हैं तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 12 में से 3 गिरे हुए हैं, लगभग 30% मार्केट गिरा हुआ है। ये मैं आपको कंपैरिजन की वजह से बता रहा हूँ। अगर आप अब आ जाइए एशियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में कंप्लीट ब्लड बात है, पूरा मार्केट रेड हुआ पड़ा है, एक तरह रेड समुद्र हो गया पूरा मार्केट, सारा पैसा खा गया है मार्केट। और वो किस लिए? आपको पता है, सब मार्केट, सब जो प्रपंच डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चल रहे हैं उसका ही इम्पैक्ट है ये सारा। क्योंकि भारत को तो इस समय दीपावली का गिफ्ट मिला हुआ है, इसकी वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर अमेरिकी मार्केट देखें तो S&P में भी लगभग 0.63% की गिरावट रही है। अगर नेस्डेक की बात करें तो 0.47% की गिरावट रही। अगर रसल 2K की बात करें तो 2% से ज्यादा गिरे हैं, मतलब माइक्रो कैप कंपनी उनकी 2% से ज्यादा गिरी है। एशियन मार्केट की बात करें तो लगभग 0.8% गिरा है। जापान की मार्केट की बात करें लगभग 1.5% के आसपास गिरा है। हांगकांग की मार्केट की बात करें लगभग 2.5% गिरा है हांगकांग का मार्केट। चीन की मार्केट की बात करें लगभग 2% गिरा है। और फ्रांस की मार्केट की बात करें लगभग 1.25% करीब गिरा है, बल्कि 2.5% करीब गिरा है। मतलब कुल मिला के कंप्लीट ब्लैक बात है इसमें। ग्लोबली किसी भी मार्केट में आपको ग्रीन इंडिकेशन नहीं दिखेगा, सब में रेड ही रेड सिग्नल है, हर तरफ मार्केट ने ऐसा ही परफॉर्म किया है। अब आ जाइए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्यों करा है, इसीलिए मैंने आपको देखा अमेरिकी मार्केट से, सॉरी ग्लोबल मार्केट से भारत को कंपैरिजन करके मैंने भारत की तारीफ इसीलिए की कि भारतीय मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा है एज कंपेयर टू अदर मार्केट। देखिए इतना सब कुछ मार्केट में हो रहा है, इतना सब कुछ घटित हो रहा है जो, जिसकी वजह से इम्पैक्ट भारत पे ही पड़ता, लेकिन भारत पे नहीं पड़ रहा। तो वही वजह है, इसलिए कंपैरिजन करके मैंने बताया कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा है, दीपावली का तोहफा दिया है आपको, एक तरीके से देखें आप तो। आप बिटकॉइन की बात करें, देखिए मैंने लोगों को, मैं शुरू से चेताता आ रहा हूँ बहुत समय से कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे हैं स्टॉक।
तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। सॉरी। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे हैं। और लोग इस समय ऐसे बावले हो रहे हैं, बिल्कुल उनको लग रहा है कि मिट्टी में भी हाथ डालेंगे सोना हो जाएगा। भाई मिट्टी में हाथ डालने से सोना नहीं होता, ये पुरानी कहावतें हैं। इस दौर में ऐसी कहानी नहीं होती है। तो इसीलिए आंखें मीच के इन्वेस्ट ना करें। किसी के चढ़ाई में आकर किसी का पोर्टफोलियो देख के या किसी की स्क्रीनशॉट देख के आप इन्वेस्ट ना करें। अगर क्रिप्टो में इतना ही आसान होता पैसा कमाना, तो हर भारतीय आज करोड़पति हो चुका होता। लगभग मुझे लगता है कि हर भारतीय क्रिप्टो में भी लगभग 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है। भाई 2011 से ज्यादा इनका वो है, लेकिन मुझे लगता है 4-5 साल से लगभग अधिकतर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब कर रहे हैं लगभग। ठीक है, तो क्यों वो करोड़पति नहीं हो गए? भाई ये तो इतना तेजी से बढ़ रहा है ना मार्केट। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, मैंने पहले बताया। हर व्यक्ति हर चीज का एडवांटेज बताता है। जिसको जो चीज बेचनी है वो उसकी यूएसपी बताएगा, यूनिक सेल्स प्राइस, सॉरी पॉइंट। प्राइस की बात होती है कि पैसे की बात करते हैं हम लोग, तो प्राइस की। हर व्यक्ति किसी भी चीज को अगर उसको बेचना है तो वो क्या करेगा, उसकी यूएसपी बताएगा, और वो कभी उसकी डीएसपी नहीं बताएगा। समझ गए? डिसएडवांटेज पॉइंट ये हम बताएंगे आपको। ये हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा। जितने वीडियो बनाएंगे आपको वो सारी अच्छा ही बताएंगे। हम हमेशा आपको दोनों चीज बताएंगे। पहले दिन से जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैंने शुरुआत करी है इस चीज की, तो मैंने एक उस समय भी ये अपने लिए एक ओथ ली थी कि मतलब हम कभी भी कोई चीज बनाएंगे किसी भी लोगों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए, तो उसके हम दोनों चीजें बताएंगे लोगों को। देखिए कभी भी लोगों के साथ विश्वासघात, धोखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक इसको रोक सकता है, मतलब कहाँ तक उसकी, एक तो कहते हैं कि पेशेंस लेवल उसका कहाँ तक है, कहाँ तक वो उसको बर्बाद कर सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये चीजें नहीं पता कि हम कहाँ तक लॉस ले सकते हैं, तो फिर आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज आपको पता होने बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बताया कि क्रिप्टो में आंखें मीच के ना इन्वेस्ट करें। मैंने क्रिप्टो के ऊपर एक वीडियो बनाई है पूरी, और सब बताया है कि लोग किस तरीके से उसमें फंस गए हैं। बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो इसीलिए बहुत देख विचार के, सोच समझ के इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में। क्रिप्टो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके थे, गोल्ड भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, सिल्वर भी। तो ऐसा ना हो कि आप उस समय एंट्री ले लें जहां से मार्केट टूट के नीचे आना हो, और फिर आपको उस क्राइसिस से कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आप अगर आप देखेंगे आज, तो बिटकॉइन लगभग 3.25% की गिरावट है। अगर इथर की बात करें आप, तो लगभग 4%। अगर सोलाना की बात करें लगभग 5%। अगर डोजी कॉइन की बात करें लगभग 4.5%। ये मैंने आपको मोस्ट पॉपुलर कॉइन बताए, जो मोस्ट पॉपुलर कॉइन है। और कमाल की बात यह है, ये जिनका यूटिलिटी है। देखिए मीम्स कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोजी कॉइन हालांकि मीम कॉइन है वो भी, लेकिन बहुत सारे इसमें जो मैंने कॉइन बताए, 4 में से 3 कॉइन ऐसे हैं जिनका यूटिलाइजेशन है ग्लोबली मार्केट में। और देखिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, जिनका यूटिलाइजेशन है, जिनकी जरूरत है, वो किसी न किसी पर्पस से बनाए गए हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो भी आप देखिए इतनी तेजी के साथ गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैसले अमेरिका के लिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप देखिए इनका फ्यूचर्स देखिए, अगर अमेरिका का फ्यूचर, डाउ जोन्स का फ्यूचर देखिए आप, लगभग 1% के आसपास गिरा हुआ है। S&P का फ्यूचर देखिए 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। नेस्डेक का फ्यूचर देखिए 1.25% के आसपास गिरा हुआ, मतलब लगभग इनका इक्विटी मार्केट, इनका फ्यूचर्स मार्केट, इनके एक तरीके से ऑप्शन कह लीजिए, जैसे हमारे यहाँ ऑप्शन होते हैं, इनके यहाँ क्रिप्टो को ऑप्शन मान लीजिए आप इस तरीके से। इनका सॉरी, इनका ऑलमोस्ट मार्केट गिरा हुआ है। तो कहीं से भी ये बच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो आंखें मीच के आप इन्वेस्ट कर जा रहे हैं। आप देखिए कि यूएस का 10 ईयर जीएस जो है वो भी गिर रहा है। वो भी लगभग, देखिए कल परसों मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था 4% नीचे जाने वाला है ये, और आज आप देखेंगे लगभग 3.95% पे रुका हुआ है, मतलब 4% से नीचे आ गया। अब पूरी संभावना है कि मार्केट में रेट कट होगा, और इनका एक रेट कट अक्टूबर में आएगा, दूसरा मुझे लगता है शायद दिसंबर में आए या नवंबर में आए, और तीसरा जनवरी तक आ सकता है। इनके हालात इतने खराब हैं, इसको रेट कट लाने पड़ेंगे इनको। और अगर इस तरीके से 3 रेट कट इनके आ गए हैं, जैसा हम लोग मार्केट से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अनुभास कर रहे हैं हम लोग इस चीज का कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इसका फायदा किसको मिलेगा?
इसका फायदा मिलेगा भारतीय मार्केट को। आप कहेंगे अब कैसा कैसे मिलेगा भाई, उनका नुकसान होगा तो हमें कैसे फायदा होगा? हमें फायदा ऐसे होगा, जब इनके यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा एफआई किधर जाएंगे? जिधर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, भारत पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, उससे ज्यादा है तो भारत की तरफ आएंगे। भाई भारत से एफआई भाग के क्यों जाते थे उधर? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत को यहाँ से ज्यादा मिल रहा है, भाई यहाँ ज्यादा मिल रहा है। यहाँ जो डिफरेंस आता था वो आता था रुपए की वजह से और डॉलर की वजह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा शुरू से ज्यादा इनका, लेकिन हमें ये डॉलर की वजह से और रुपए में जो गिरावट हो रही थी उसकी वजह से वो लोग छोड़ के डिफरेंस रेट की वजह से भागते थे। लेकिन अब वहां इंटरेस्ट रेट इतना कम होता जा रहा है कि वो डेफिसिट भी वो झेल सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अब मार्केट ने, मतलब एफआई ने अपना रुख बदलना शुरू करा है। अगर आप देखें, लगभग मैं आपको जनवरी से बताता हूँ इनकी नेट परचेज सेल बताता हूँ एफआई की। एफआई की अगर नेट परचेज देखेंगे आप, मैं कंपैरिजन करता हूँ डीआई से भी, ठीक है, लगभग 87,374 करोड़। ठीक है, ये सारे फिगर्स करोड़ में है, ठीक है, और ये इनकी इतने की मतलब निगेटिव रहा। देखिए निगेटिव का मतलब सोचिए कि सेल्स ज्यादा हुई है, परचेज कम हुआ है, और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब सेल्स कम हुई, परचेज ज्यादा हुआ। तो आप निगेटिव और पॉजिटिव बताऊं तो आप समझ जाना, ठीक है, आप समझ गए क्लियर? मतलब अगर मैं बता रहा हूँ एफआई ने निगेटिव रहा है इतना, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में उन्होंने सेल ज्यादा करी है। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव करा है इतना, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने परचेज ज्यादा करी है, हम बेनिफिट में रहे हैं। अगर जनवरी की बात करें तो -87,374.74 करोड़, ठीक है। इधर डीआई की बात करें तो 86,591 करोड़ पॉजिटिव रहा है हमारा, ठीक है। अब आ जाए फरवरी में 58,988 पॉइंट की सेलिंग रही, ठीक है। इधर हमारे डीआई ने कितना करा? 64,853.53 करोड़। इधर मार्च में आ जाइए 2,014 करोड़ प्लस में रहा है, ठीक है। 37,585 करोड़ प्लस में रहा है डीआई का। मार्च अप्रैल में आ जाइए 2,735 करोड़ प्लस में, उधर 28,228 करोड़, ठीक है। अब इधर आ जाइए जून में आ जाइए, मई में आ जाइए, सॉरी, 11,777 करोड़ प्लस में रहा एफआई का, और डीआई का 67,642 करोड़ प्लस में रहा। इधर जून में आ जाइए आप, 7488 प्लस में रहा, उधर 72,673 माइनस प्लस में रहा। इधर जुलाई में आ जाइए आप, 47,667 रुपए की सेलिंग करी, इधर माइनस में रहा एफआई का। तो हमारे यहाँ डीआई ने कितना करा? 60,939 प्लस में रहा, ठीक है। अब इधर अगस्त में आ जाइए आप, 46,902 माइनस में रहा। इधर 94,828 प्लस में, 1 लाख करोड़ के आसपास डीआई ने इन्वेस्ट किया, बल्कि कहिए संभाले रखा आपके पूरे मार्केट को। इधर आप सितंबर में आ जाइए, 35,301 करोड़ रुपए की सेलिंग, और इधर डीआई ने 65,343 करोड़ की परचेजिंग। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय मार्केट क्यों संभला हुआ था। अगर हमें रिटर्न नहीं जनरेट हुआ तो हमारा पैसा डूबा भी नहीं, हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि हमारे एफआई को हमारे डीआई संभाले बैठे थे। जहां एफआई सेलिंग कर रहा था वहां उससे दोगुना हमारा डीआई परचेजिंग कर रहा था। यही वजह है कि आप भारतीय मार्केट में आपका पैसा डूबा नहीं। अब इधर आ जाइए आप, अगर हम अक्टूबर की बात करें, 1 अक्टूबर से देखेंगे आप, तो लगभग 1605 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1583 की सेलिंग, 313 की सेलिंग, फिर 1407 तारीख में आएंगे आप, 1440 की परचेजिंग, 8 तारीख में 81 करोड़ की परचेजिंग, 9 तारीख में 1308 करोड़ की परचेजिंग, 10 तारीख में 459 करोड़ की परचेजिंग, ये एफ आई की बात कर रहा हूँ मैं, और 13 तारीख में 240 करोड़ की सेलिंग, 14 तारीख में 1508 करोड़ की सेलिंग, 15 तारीख में 68 करोड़ की परचेसिंग, और 16 तारीख में 997 करोड़ की परचेजिंग। लगभग अभी तक 895 करोड़ माइनस में रहे, ठीक है। इधर आप अगर डीआई की बात करें, इधर कितना रहा? 895 करोड़, और डीआई की तरफ अगर आप देखेंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको संभाले बैठे हैं वो 26,517 करोड़ डीआई ने आपको रोक के रखा है, इन्वेस्ट किया है इतना। कहाँ 895 करोड़ माइनस, कहाँ 26,517 करोड़ प्लस। अब आप समझ गए होंगे कि किसने आपको बचा रखा है, कौन आपको बचा रहा है। यही रिटेल इन्वेस्टर, यही घरेलू इन्वेस्टर
जिनको लोग मजाक बनाते थे, आज वो भारतीय मार्केट को एक स्तंभ की तरह रोके हुए हैं, एक जड़ की तरह पेड़ को ताकत दे रहे हैं। तो भारतीय मार्केट ने बहुत अच्छा, मुझे लगता है इस समय परफॉर्म कर रहा है, और इसकी कहीं न कहीं एक वजह है, वो है डीआई। जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मार्केट को थामे रखा है, उन्होंने मार्केट को संभाले रखा है। वरना ग्लोबली इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि शायद मुझे लगता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने से बच गया भारतीय मार्केट में। वरना आप अब पैसा पकड़ के रो रहे होते कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो यही सारी चीजें हैं जो भारतीय मार्केट को एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और आपको संभाले बैठी हैं। तो अभी तक का जो खाली खराब समय था वो गुजर चुका है। अब अच्छा समय आने वाला है, अब इन्वेस्टमेंट का दौर आने वाला है। अब आप रिटर्न के लिए तैयार रहिए। तो मैंने यहाँ तक तो इन्फॉर्मेटिव थी आपकी वीडियो ये आपके लिए, लेकिन शुरुआत में मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक यूनिक पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, एक ऐसा ट्राइंगल बताऊंगा आपको कि जिससे आप ये पता लगा सकें कि कौन सी कंपनी भविष्य में बंद होने के चांस हैं और कौन सी बंद नहीं होगी। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस देखनी है तो कैसे देखें, फंडामेंटल कैसे चेक करें। तो मैंने बताया था आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें आप 10% से ऊपर होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कंपनी के ये चांसेस लगते हैं कि आप 10 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वालों को चिंता ही नहीं, क्योंकि कंपनी आजकल में कोई कंपनी बंद नहीं होती है। एकदम आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो आजकल में बंद नहीं होती, वो समय लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को क्योंकि सोचना पड़ेगा, सोच समझ के इन्वेस्ट करें वो। भाई आप 10 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं और वो प्रोजेक्ट 5 साल में बंद हो जा रहा है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको इन दिक्कतों का सामना ना करवे, इसलिए मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ एक ऐसा फंडामेंटल पॉइंट जिससे आप ये पता लगा सकें कि आने वाले भविष्य में 10 साल में ये कंपनी बंद ना हो, ना होने के चांस हो। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है कि बंद होगी कि नहीं होगी, लेकिन कम चांस रहे हैं उसके बंद होने के। तो ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो आप उसका डेप्थ जरूर चेक करें। अगर आप उसका डेप्थ देख रहे हैं और उसका डेप्थ, उसका कंपैरिजन करें लायबिलिटी से, अगर उसका 1% से कम का डेप्थ है, 0.5% के आसपास डेप्थ है, तो ठीक है। और लायबिलिटी के अगेंस्ट, मतलब देखिए मैं आपको समझाऊं, डिटेल समझाऊं इसका। किसी पे एसेट्स, एसेट्स जानते हैं आप? एसेट्स का मतलब होता है कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी का मटेरियल, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट, कंपनी की मशीनें। अब आप समझिए किसी कंपनी में, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर समझा दूं आपको डिटेल में, हर व्यक्ति समझ जाएगा उससे। मान लीजिए मेरे पास कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की कॉस्टिंग जो है, लैंड्स की कॉस्टिंग उसकी 5 करोड़ रुपए है। उस कंपनी में जो मशीन्स हैं उनकी कॉस्टिंग 5 करोड़ रुपए है। उस कंपनी में और भी जो चीजें हैं उनकी 5 करोड़, मतलब टोटल उसका जो एसेट्स है वो 15 करोड़ रुपए का है। लगभग 15 करोड़ रुपए का एसेट्स है मेरे पास। और मेरे पास डेप्थ कितना है? मेरे पास डेप्थ है 2 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, लगभग मान के चलिए आप। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितने का कर्ज है उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास एसेट्स है। तो मुझे टेंशन कोई बात ही नहीं है। तो आपको यही चीजें देखनी है। अगर लाइबिलिटीज और डेप्थ बराबर है, आंखें मीच के उससे हट जाइए, बिल्कुल सोचने की जरूरत भी नहीं है उसके बारे में। देखिए, जिस पे डेप्थ कम है उस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर कर्जा कम है तो बंद होने के चांस कम होंगे। कंपनी कब बंद होती है? जब इनकम के सोर्स कम होते चले जाते हैं, कर्जा बढ़ता चला जाता है, लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, एसेट्स नहीं है, तो आपको कर्ज भी नहीं मिलता। भाई बिजनेस को चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा आपको किसके एवज में मिलता है? कुछ मॉर्गेज कराने में मिलता है, कुछ लाइबिलिटीज के अगेंस्ट मिलता है। लाइबिलिटीज है नहीं, मॉर्गेज कराने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको महंगा कर्जा मिलेगा, तो आप उसका ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ब्याज दर ब्याज वो बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा वहां से। और उससे क्या होगा? उससे हम जैसे शेयर धारकों का पैसा डूबता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके एसेट्स, ये आप फंडामेंटली देख सकते हैं, मनी कंट्रोल ऐप पे देख सकते हैं, बहुत ईजी है उस पर। उससे ज्यादा ईजी मुझे लगता है कोई ऐप ऐसा है नहीं जिससे आप ये चेक कर सके। कर्ज का रेशियो आप देखें, और ये भी देखें कि कर्ज निरंतर बढ़ तो नहीं रहा उसका। अगर ये चीज आपने चेक कर ली तो मुझे लगता है शायद आपको दिक्कतों का सामना लॉन्ग टर्म में नहीं करना पड़ेगा। 10 साल के लिए बिल्कुल आंखें मीच के इन्वेस्ट करें। और मुझे लगता है कि शायद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वही अपना
पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पाते हैं। वेल्थ का जो क्रिएशन होता है, गुड क्रिएशन जिसको बोलते हैं वेल्थ का, वो लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में कोई नहीं बना पाता। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल 20 साल, जितना कर सकते हैं आप। देखिए ये वो पेड़ है जो जिंदगी भर पैसा देगा आपको। बस हाँ, आपको उसकी देख रेख करनी है, आपको उससे कीड़ों से बचाना है, उस पे धीम समय समय पे दवाई का छिड़काव करते रहना है उस पे, जिससे वो पेड़ सदाबहार बना रहे। ये आपके हाथ में है। इसका मतलब समझ गए आप मेरी बात, कि धीरे धीरे समय समय पे आपको देखते रहना है उसको, क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें घटित हो रही हैं, किस समय हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप इन्वेस्ट करे बैठे हैं और उस समय वो शेयर आधे पे आ गया, उस समय आप डबल कर सकते हो इन्वेस्ट करके, उससे और प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। पढ़िए, पढ़ के ही सीख पाएंगे आप उसमें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म के इक्विटी को आपको सर्च करने के लिए क्या देखना है, जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।